नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी में लगातार भाजयुमो के कार्यकर्ता युवा संकल्प रैली निकालेंगे और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण किए जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रदेश भर में कई सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश और देश के मुखिया के जन्मदिन के मौके पर धूमधाम से इस अवसर पर मनाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। पार्टी के द्वारा 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के एसओसी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस को पूरे प्रदेश भर में भाजपा युवा संकल्प दिवस के रूप में उनका जन्मदिन को मना रही है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो युवाओं के लिए और जो बेरोजगारों के लिए उनके द्वारा काम किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से उनके द्वारा देश का सबसे कठोरतम नकल कानून हमारे प्रदेश में लागू किया गया है और जो सरकारी भर्तियां प्रदेश के अंदर हुए पारदर्शी तरीके से आज युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। रिकॉर्ड स्तर पर अब तक के इतिहास में उत्तराखंड में सर्वाधिक नौकरी देने वाले अगर सरकारी क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमाठन ने बैठक की है। रेखीय विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ ही साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों वार्डों के हर एक घर से मिट्टी व चावल एकत्रित कर कलश में रखने के निर्देश भी दिए हैं। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें हमारे एसएचजी ग्रुप्स जो हैं, एनसीसी, एनएसएस और इसके अलावा युवा मंगल दल, महिला मंगल दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंडौली में बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और ऊर्जा निगम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों ने मंत्री को बताया कि बारिश के कारण कंडौली खाला की पुलिस और सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के पास बिजली का पोल है जिसके पास कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मंत्री ने मौके पर पहुंचकर यूपीसीएल के अधिकारियों को तत्काल पोल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की हिदायत दी है। साथ ही साथ नगर निगम के तमाम अधिकारियों को कंडौली की सड़क को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ भैया बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, नारी भी गिर रहे हैं, सब गिर रही है। पुल हमारा बारिश से पहले बन के जाना चाहिए। अब बारिश भी बंद हो गई, अगर पुलिस अगर नहीं बनेगी या नहीं होएगी तो आपके वोट के बारे में वोट के लिए यहाँ मत आना कंडौली के नीचे। अब सरकार लोग यही कह रहे हैं कि हाँ कि इलेक्शन से पहले बन जाना चाहिए। अब कल तो यही विधायक यही कह रहे हैं। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा शुक्रवार को ग्राउंड जीरो पर डेंगू को लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां नगर निगम की टीम ने खुले पड़े गड्ढों पर कीटनाशक छिड़का ताकि डेंगू का लार्वा पनप न सके। इस दौरान मेयर गामा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। मेयर ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही संबंधित अधिकारियों से उन्होंने बैठक ली थी और जल्द से जल्द शहर के भीतर बने गड्ढों को भरने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने मेयर की इस बात को अनसुना किया है। ये कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। लगातार बढ़ रहे हैं और स्मार्ट सिटी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं
सबको बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं चेतते। आज मैंने कहा है, मैंने अभी 3 दिन पहले जो है स्मार्ट सिटी और सारे अधिकारियों को नगर निगम में बुलाया था, उनसे कहा था जिस विभाग के गड्ढे हैं जब तक बरसात नहीं रुकती तब तक गड्ढे तत्काल भर दो, लेकिन इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। इसलिए आज जो है पूरी नगर निगम की टीम और स्मार्ट सिटी जितनी कार्यदायी संस्था है उनको लेकर जो है आज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कहाँ कितना काम हुआ है। अभी देखने में आ रहा है कि 3-3 महीने से जो है गड्ढे खुदे पड़े हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं करने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में देहरादून जिले के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आ चुके हैं। हल्द्वानी के दर्जन भर इलाकों में लगातार डेंगू फैल रहा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम की टीमें फॉगिंग करने के साथ ही जिन इलाकों से डेंगू के केसेस आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो लगातार डेंगू के लार्वे की चेकिंग के साथ ही साथ तमाम इलाकों में मामलों पर नजर बनाए रखे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक करी है। पूर्व में भी इसमें विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे। यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें 2-3 विभागों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों के अधिकारी मिलकर इसमें डोर टू डोर एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें फॉगिंग भी है, लोगों मलेरिया और डेंगू का जो ये है लार्वा नष्ट करना, ये भी कार्रवाई होगी और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जाएगा। उत्तरकाशी गंगोत्री मोटर मार्ग NH 108 पर आर्य विहार आश्रम के पास एक वाहन नदी में गिर गया। गाड़ी में 6 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनकी सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो उत्तरकाशी की घटना बताई जा रही है कि अचानक आर्य विहार आश्रम के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोग गाड़ी में सवार बताए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें 3 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और 3 घायलों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। नदी में वाहन गिरने की वजह से यह हादसा उत्तरकाशी में हुआ था। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ जाम की स्थिति बन गई थी, भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का काम किया है। तो उस आधार पे जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी। तो इस बात को लेके वहाँ इस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके उनकी कुछ नाराज़गी थी। उस नाराज़गी के उसमें वो आज आए थे, ज्ञापन दे गए हैं और उसमें जांच हो जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया है। जब भी हमारे समाज के लोग थाने में या चौकियों में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, कुर्सी ना देकर उन्हें पेड़ के नीचे बिठा दिया जाता है। तो इसी प्रकरण को लेकर हम आए हैं कि यहाँ सीओ साहब को हमने तहरीर दी है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया जाए। कर्णप्रयाग के पूर्व जिला पंचायत देवेंद्र सिंह नेगी ने सिंचाई विभाग चमोली के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह पर अपने लोगों को टेंडर बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विभाग के अधीक्षकगण अभियंता मनोज कुमार सिंह बाहरी राज्यों के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के ठेकेदारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल मामला सिंचाई विभाग डिवीजन थराली का है, जहां विभाग की तरफ से कर्णप्रयाग लंगासू के
रतनगिरी नाले में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की नई निविदाएं आमंत्रित की जानी थी। इस पूरे मामले में यहां पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर कार्यालय अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल रुद्रप्रयाग के द्वारा टेंडर प्रकाशित किए गए, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर देवेंद्र सिंह ने शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। विभाग का ये मामला है और सिंचाई विभाग का ये मामला है। ये जो MK सिंह जो हमारे चमोली के अधीक्षण अभियंता हैं, इनके द्वारा एक टेंडर कॉल किया गया था पिछले माह, और टेंडर में, जबकि मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 2018 का जो नियमावली है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 5 करोड़ तक के कार्यों को करने की क्षमता उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड में रहने वाले कॉन्ट्रैक्टरों को दी जानी चाहिए, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के द्वारा उत्तराखंड सरकार के कानून और नियमावली को ताक में रख करके बाहरी राज्यों के ठेकेदारों को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। बड़कोट के नौगांव ब्लॉक की प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में बीडीओ की बैठक शुरू की गई, जिसके बाद बैठक शुरू होते ही 2-3 विभागों में चर्चा हुई, जिसमें कुछ विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं होने के चलते हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हंगामा काटा। बीडीसी अध्यक्ष ने इस बैठक को लेकर इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने कहा कि जब तक महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं, तब तक बीडीसी की बैठक नहीं की जाएगी। जो ये सदन है सर, इसमें मुख्य जो अधिशासी अभियंता बड़कोट है, पुरोला है, ये कोई भी मुख्य अधिकारी नहीं आए, इन्होंने अपने जेई भेज दिए। तो मैं प्रधान संगठन अध्यक्ष बलवंत सिंह रावत इस सदन का बहिष्कार करता हूं। जब तक जनता की समस्या कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, तब तक कोई भी वो समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए बीडीसी का बहिष्कार किया जाता है। बीडीसी नौगांव में प्रस्तावित है हुई, उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर अधिकारी, कॉम्पिटेंट अधिकारी, एक्शन स्तर के अधिकारी अनुपस्थित थे मुख्य डिपार्टमेंट के, जिसमें PWD से नहीं आए, PMGSY से नहीं आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। उसकी वजह से काफ़ी रोष हुआ और फिर माननीय प्रमुख जी ने निर्णय लिया है कि बैठक को नेक्स्ट डेट में किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अधिकारी अनुपस्थित रहे उनसे पर कार्रवाई के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से संस्तुति भी की जाएगी। मौजूद नहीं है, पूरी जो आ रखे हैं वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने ये बीडीसी बैठक आज की स्थगित की है और आगे हम टाइम निकालेंगे कि कितने तारीख को फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे कि कितने तारीख को बीडीसी होनी है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत के मुहाने पर पहुंचकर बेशक हार गई, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने का फैसला उसने कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत के मुहाने पर पहुंचकर बेशक हार गई हो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने का हौसला उसने जुटा लिया है। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले सभी विरोधी दलों को साथ लाकर एकजुट करने की कवायद में जुट गई है, यानी कि सारे विपक्षी कुनबे को इकट्ठा करके बीजेपी को हराने का सपना देखा जा रहा है। साफ है, भाजपा को मजबूत चुनौती देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, यानी बागेश्वर उपचुनाव की रणनीति पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना सकती है। इसके लिए उसने नए सिरे से रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की माने तो बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस काफी हद तक मतदाताओं तक पहुंचने में कामयाब रही। बीजेपी की माने तो जनता कांग्रेस के माया जाल में नहीं फंसने वाली। जनता को सच्चाई का इल्म है कि विकास और विकास के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, यानी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में रणनीति का ताना बाना बुन रही है, तो भाजपाई दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल है, बेरोजगार लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मातृशक्ति कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से डबल इंजन की बात करने वाली सरकार आज तक उत्तराखंड में डबल इंजन नहीं उतार पाई, तो लगातार सरकार की ओर से बातें ही बातें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। धरातल पर न रोजगार दिखाई दे रहे हैं, न विकास दिखाई दे रहा है।
तो ये मुद्दा आम मतदाता तक पहुंचाने की जरूरत है और हम आम मतदाता तक इस मुद्दे को निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे और कोई भी कसर जो है लोकसभा चुनाव के लिए नहीं छोड़ेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नियत से भली भांति परिचित है। कांग्रेस ने देश को छला है और देश की जनता इसको अब समझ चुकी है। जहाँ तक उनकी इस बात की समझ नहीं बढ़ी है, वहाँ तक समझ लगातार बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस ने देश के साथ छलावा किया है। चाहे वो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। बागेश्वर का जो उपचुनाव हुआ है, समीकरण कई बार बनते हैं, कई बार बिगड़ते भी हैं। ये केवल एक समीकरणों का खेल है, लेकिन अंततः जो है जीत भाजपा की हुई है। आने वाले समय में भी, लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं नहीं टिकेगी और जैसा पिछली बार हुआ है कि कई जगह उन्होंने अपनी जमानतें जब्त की हैं, इस बार भी वो जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव उत्तराखंड में सियासी दलों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल था, जिसमें सफलता तो बीजेपी को मिली है, लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उससे बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस अब इस बागेश्वर चुनाव को अपने लिए शुभ संकेत मान रही है और लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर का सपना संजो रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। भाकपा मार्क्सवादी की तरफ से मसूरी शहीद स्थल में देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी समेत कई समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। तो वहीं भाकपा ने शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस महंगाई के समय में क्या किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार ये पूरे देश के अंदर सीपीएम का और सीटू का सितंबर अभियान चल रहा है, जो सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई की गई है और न्यूनतम वेतन में हमारी मांग है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो है 9,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, इसको जो है 26,000 किया जाना चाहिए। इस महंगाई के समय में किस तरीके से मजदूर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इस सरकार को समझना चाहिए। वहीं जो है बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगार ये सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ बेरोजगारों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन मोदी की सरकार जो है रोजगार देने की बजाय जो लोगों का रोजगार है उसको छीनने का काम कर रही है। रामनगर मंडी समिति में बीते कई दिनों से हो रही गुलदार की दस्तक से मंडी समिति में हड़कंप मचा हुआ है। मंडी समिति में रहने वाले एक युवक पर गुलदार के हमला करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गनीमत रही कि गुलदार को देखकर युवक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे गुलदार वहां से भाग गया। गुलदार के हमले में युवक के पैरों पर नाखूनों के निशान लगे हैं। वहीं मामले में मंडी समिति के सचिव ने वन विभाग को पत्र भेजकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है, जिस पर विभाग की तरफ से सतर्कता बढ़ाने की बात कही जा रही है। मंडी समिति में कई मरतबा मंडी स्टाफ ने और वह आड़तियों ने और व्यापारियों ने मुझसे शिकायत की कि यहाँ मंडी के अंदर जो है एक बाघ घूम रहा है और कल रात भी जो है उसको देखा गया और एक लड़के के ऊपर भी हल्के नाखून वगैरह के निशान हैं, उस पर मारे गए, जिसके क्रम में जो है हमने वन विभाग को जो है एक लेटर लिखा है और हमने कहा है कि ये जो है बाघ है यहाँ पे जो आवारा कुत्ते वगैरह हैं उनको अपना भोजन वगैरह बना रहा होगा, इसलिए आ रहा है। और ख़ास तौर से कुछ मंडी बाग का जो बाग बाहर है बाग है उसमें जो ये देखा गया है कि वहाँ पे बच्चे भी हैं, उसके मादा है। तो ये जो है इस संबंध में हमने जो है वन विभाग को चिट्ठी लिखी है। अब जैसा आप जानते ही हैं, सभी लोग विदित हैं कि इस समय गुलदार की आवाजाही आबादी की तरफ तो लगातार हो रही है। उसका जो मुख्य कारण वो यही है कि जंगल में जो बाघों की संख्या वो बढ़ने से गुलदार और उनका संघर्ष हुआ, तो उसको उनके लिए आसान हो गया कि वो आबादी की तरफ को आ गए। और आबादी में भी जहाँ गन्ने के खेत या इस तरह के उनको छुपने के बगीचे के जगहें बहुत हैं, इसलिए उनको यहाँ सेफ फील हो रहा है, इसलिए आ रहे हैं। और ऐसी एक मामला ये मंडी समिति वाला भी है।
मंडी समिति में पता चला है कि वहाँ पे गुलदार दिखाई दे रहा बार बार, तो उसके लिए जैसी सूचना आई तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और लगातार गश्त कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई घटना न हो और गुलदार वापस अपना जंगल की तरफ चला जाए। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौक के पास अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, जिससे पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी है। आकलन किया, उसमें करीबन 80,000 के लगभग चोरी हुई है। क्या क्या है उसमें नकदी तो गई है करीब 60,000 के लगभग, और जो नुकसान किया है मतलब बड़े ब्रांडों का शराब के वो करीबन 20,000 रुपये लगभग। मसूरी मासोनिक लॉज पर जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मासोनिक लॉज में नवनिर्मित 3 मंजिल में करीब 40 फ्लैट्स को सील कर दिया गया है। वहीं मासोनिक लॉज में चल रहे अवैध निर्माण को भी रोका गया है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख दी, इसमें ये MDDA के बायलॉज के खिलाफ जो निर्माण हो रहा था इसमें जो है इसको सील की कार्रवाई जो तो सारे कमरे हैं उनको जितने भी आदेश उसके अंदर 40 कमरों को जो है सील। देखिए, ये जो प्रकरण था ये पहले से पीठासीन महोदय के अध्यक्ष इसमें सुनवाई चल रही थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर में भी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की गई थी। आज सुनवाई के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उसी के अनुपालन में पूरी टीम आज पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है और कार्रवाई हमने की है। कि अभी जिस तल पर हम खड़े हैं इससे नीचे 3 तल थे जिनमें कार्य चल रहा था, वो समस्त तल में पूर्ण रूप से निर्माण सील कर दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।